Good morning, class 5th. Welcome to English class. Today we start lesson 16, A Traveler's Tale. First we learn about the lesson. Marco Polo was one of the first Europeans to visit China. His journey inspired many explorers. His book, The Travelers of Marco Polo, gave Europeans some of their earliest information about China. Read this imaginary account about some of his adventures. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप मार्को पोलो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक यूरोपियन यात्री थे जिन्होंने चाइना देश की यात्रा की और उनके इस यात्रा से इनकरेज होकर, इंस्पायर होकर और भी बहुत सारे जो है ट्रैवलर्स थे जिन्होंने अलग अलग देशों में जाकर वहाँ की यात्रा की। मार्को पोलो द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसका नाम है द ट्रैवलर्स ऑफ मार्को पोलो। उसके द्वारा जो है चाइना के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो इस चैप्टर में हम एक काल्पनिक यात्रा के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हमें मार्को पोलो की यात्रा के बारे में जानकारी मिलेगी। I was born in the beautiful Italian city of Venice. Venice was one of the most prosperous and influential ports in the Mediterranean in the 13th century. My mother died when I was a young boy, and I was raised by my aunt and uncle. They trained me to be a merchant. Besides reading, writing, and arithmetic, I learned about using foreign money, judging products, and handling cargo ships. Students, इस चैप्टर में जो एक ट्रैवलर हैं वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनका जन्म जो है इटली के एक बहुत ही खूबसूरत शहर वेनिस में हुआ था। वेनिस जो है एक बहुत ही शांत शहर है और वहाँ के जो पोर्ट यानी बंदरगाह हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और बहुत बड़े हैं। और ये जो कहानी है ये 13वीं शताब्दी की है। वो बताते हैं कि उनकी माताजी की डेथ हो चुकी है और जो है वो एक यंग बॉय, एक छोटे बच्चे हैं और उनका पालन पोषण जो है उनके आंटी और अंकल ने करा है और उन लोगों ने उन्हें एक जो है व्यापारी के रूप में उनकी ट्रेनिंग करी है और उन्होंने जो है पढ़ने लिखने और मैथ्स के साथ साथ जो है फॉरेन मनी यानी जो विदेशी मुद्राएं होती हैं उसके बारे में भी पढ़ाई करी है। और जो कार्गो शिप्स होती है, कार्गो शिप्स का मतलब होता है जो कि मालवाहक शिप जहाज होते हैं, उनको संभालने की भी उनको ट्रेनिंग दी गई है। I loved adventure, a trait that I inherited from my father Niccolo and my uncle Mafco. In 1271, at the age of 21, I accompanied my father and uncle on a great voyage to the east at the invitation of Kublai Khan, the ruler of China. We started our journey from Venice by sea and then traveled by camel across the desert and mountains of Asia. It took us more than 3 years to reach Kublai Khan's summer palace in China. We were greeted warmly by the Khan. वे कहते हैं कि उनको एडवेंचर यानी घूमने फिरने का बहुत शौक़ था और एक व्यापार के सिलसिले में उनके फादर निकोलो और उनके अंकल मैफ्को को जो है सन 1271 में जब वे जो यात्री हैं 21 साल के थे तो वे अपने पिता और अपने अंकल के साथ जो है एक समुद्र की यात्रा पर गए थे ईस्ट यानी पूरब से जो चाइना के शासक थे कुबलाई खान के इनविटेशन पर, के आमंत्रण पर। तो उन्होंने जो है अपनी यात्रा जो है वेनिस से समुद्र के द्वारा शुरू करी। उसके बाद उन्होंने जो है घोड़ों पे बैठकर तपते हुए रेगिस्तान और एशिया के जो पहाड़ हैं उनसे होते हुए लगभग 3 साल बाद जो है वो कुबलाई खान का जो समर पैलेस चाइना में है वे लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो है कुबलाई खान ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। Kublai Khan was a Mongol and lived in fear that the Chinese would rebel against their foreign ruler. To prevent that, he ordered that every evening at sunset a great bell would toll, after which no citizen could leave his home. But this restriction never bothered us. Wherever we went, our host would entertain us with great feasts served in beautiful dishes. Dancers, entertainers, and acrobats would entertain us. In time, that I served under the Khan as a governor of a province.
आगे जो यात्री वो ये बताते हैं कि जो कुबलई खान है वो मंगोल के रहने वाले थे और उन्हें इस बात का डर था कि जो चाइनीज़ लोग हैं वे उनसे जो है व्यापार को लेकर उनके शासन को छीनने के लिए उनसे बदला ले सकते हैं। तो इससे बचने के लिए उन्होंने जो है अपने सिपाहियों को ये आदेश दिया था कि हर शाम को सूर्य अस्त के बाद जो घंटा है उसे रुक रुक कर बजाया जाएगा और वहाँ के जो लोग हैं उसके बाद से अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पर इससे जो है इन लोगों पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वहाँ पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। उन्हें बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन जो हैं वहाँ के चाइना के जो फेमस व्यंजन थे वो खाने को दिए गए और जितने भी वहाँ पे नर्तक थे उन्होंने जो है उनका बहुत ज़्यादा मनोरंजन किया और वहाँ पे जो करतब करने वाले एक्रोबैट्स थे उन्होंने भी उनका बहुत मनोरंजन किया। और जो ये यात्री हैं वो कहते हैं कि मैंने वहाँ की जो लोकल भाषा थी उसे भी सीखा और वो कुबलई खान के जो है जिस तरीके से वे अपने राज्य को चला रहे थे उससे बहुत ज़्यादा वे खुश हुए। When I left Europe, I was a simple merchant and certainly I was too young to have read many books. However, I was familiar with the legends about the exotic East. When I traveled to China, I expected to see unicorns. On my way home in Java, I saw some animals that resembled unicorns because they had a single horn on their muzzles. आगे वो बताते हैं कि जब वे यूरोप से चले थे, वेनिस से जब चले थे तो वे एक साधारण व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे जो है चाइना पहुँचते पहुँचते वे बड़े हो गए। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और कई सारे अच्छे अच्छे देशों को देखा जैसे चाइना, इंडिया। और जब वे चाइना में आए तो उन्हें ये इच्छा थी कि वे यूनिकॉर्न देखें। तो जब वे अपने घर की तरफ वापस लौटने लगे तो जावा में जो है उन्हें कुछ जानवर दिखाई दिए जो कि यूनिकॉर्न से मिलते जुलते थे, क्योंकि उनके सर पर जो है एक ही सींग थी। However, the truth is that the unicorns I saw were very different from those I had heard about. They were not white but black. They had heights like a buffalo's and their hooves were as big as an elephant's feet. Their horns too were black instead of white. Their tongues were spiky and their heads looked like a wild boar's. Can you guess what Marco Polo saw? A rhinoceros? मार्को पोलो बताते हैं कि जो उन्होंने जानवर देखे जो उन्हें लगे कि वे यूनिकॉर्न जैसे हैं, पर वो यूनिकॉर्न से बहुत ज़्यादा अलग थे जिसके बारे में उन्होंने सुना था। वो कहते हैं कि वे सफ़ेद रंग के नहीं थे, काले रंग के थे और वे बेफेलो यानी भैंस के जैसे बड़े बड़े थे और उनके पैर भी जो हैं वो हाथी जैसे बड़े बड़े थे और उनके जो सींग थे, सर पर एक सींग थे पर वे जो है ब्लैक थे, वाइट नहीं थे। और उनकी जो जीभ थी वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी सी थी और उनका जो सर था वो भी बहुत बड़े बड़े जंगली भैंसे के जैसे था। तो अब आप बताइए कि क्या मार्को पोलो ने राइनोसोरस यानी गैंडे देखा था? When we returned to Venice after 17 years, my father and I were taken for vagabonds and impostors. Everyone thought that the real Polos had died. Some were abroad since no one had heard from us for so long. It was only when we sliced open our rags and released piles of jewels and gold that we were believed. I was the first person to introduce many Oriental customs to Europe. I also brought back to Europe accounts of the magic black stones that were burned as fuel in China. The Chinese found these stones by digging deep underground. Many people refused to believe that such stones could exist. Marco Polo is referring to coal which had not yet been discovered in Europe. मार्को पोलो बताते हैं कि जब वे लोग 17 साल के बाद अपने पिता के साथ वेनिस वापस लौटे तो वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। सबको ये लग रहा था कि जो सचमुच के पोलोज हैं वे लोग जो है अब्रॉड में यानी विदेशी कंट्री में ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक 17 साल तक उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने अपने बैग्स को खोला और वहाँ चाइना से लाए हुए बड़े बड़े पत्थर, ज्वेलरीज और सोने के आभूषण वगैरह दिखाया तब लोगों ने जो है विश्वास किया। मार्को पोलो सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि यूरोप में एक ब्लैक स्टोन यानी काला पत्थर लेकर आए थे जिसे चाइना में जलाकर जो है ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता था।
तो चाइनीज़ लोगों ने उसे जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन में गहराई तक खुदाई करने के बाद उसे ढूंढा था। तो लोगों ने जो है इस बात पर भी विश्वास नहीं किया, वेनिस के लोगों ने, कि इस पत्थर को जलाने पर जो है ईंधन यानी आग जलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मार्को पोलो जो है कोल यानी कोयले के बारे में बात कर रहे हैं। उस समय तक क्या था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कोयले को कोई भी नहीं जानता था और कोयले का जो है वहाँ पे डिस्कवरी नहीं हुआ था। I told people of the Chinese use of paper money which bore the seal of the emperor. My countrymen traded with heavy coins made of copper, gold or lead, and paper money was unheard of. Many of my countrymen, even members of my own family, thought my tales were made up fantasies. But the truth is that I did not tell even half of what I saw. आगे मार्को पोलो कहते हैं कि उन्होंने वेनिस के लोगों को बताया कि चाइना के जो लोग हैं वे पेपर यानी कागज़ का बना हुआ जो मनी होता है, रुपया होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर जो वहाँ के शासक है उनकी मोहर लगी हुई होती है। लेकिन उनके यहाँ यूरोप में क्या था कि वहाँ पे सारे लोग कहीं भी जाते थे ना तो खूब भारी भारी कॉइन्स, सिक्के जो कि कॉपर के, गोल्ड के और लेड के बने हुए होते थे, उसको यूज़ करते थे। यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी ने भी आज तक कागज़ के बने हुए रुपयों के बारे में नहीं सुना था। लेकिन मार्को पोलो की इस बात पर उनके देश के किसी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि वे किसी दूसरी कंट्री यानी चाइना में 17 साल बिताकर आए हैं। सब जो है उनकी बातों को कह रहे थे कि वो अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। लेकिन मार्को पोलो ये कहते हैं कि अभी तो मैंने इन लोगों को वो और भी किस्से जो है सुनाए नहीं हैं जो कि मैंने वहाँ पे देखा था और सुना था। Do you know, while monks and scribes were handwriting books in Europe, the Chinese were printing theirs. They had a marvelous device called the printing press. As bookmaking was so laborious in Europe, the only books in circulation were the Bible and a few books of poetry. मार्को पोलो आगे बताते हैं अपने वहाँ के यूरोप के लोगों को कि चाइना के लोग जो है अपने हाथ से बुक्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं और जो है उन्हें प्रिंट करते हैं। उनके यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि प्रिंटिंग प्रेस कहलाती हैं। जबकि वेनिस में, यूरोपियन कंट्री में, एक किताब को बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। यहाँ पर उनके यूरोप में केवल एक ही बुक है जिसका नाम है बाइबल और कुछ कविता की पुस्तकें हैं। My book, The Travels of Marco Polo, only came to be written by an amazing coincidence. A few years after I returned to Venice, I served as a soldier in the war against Genoa. I was captured and whistled in jail. Who should I found myself sharing a cell with? None other than the estimable novelist Rostigiello. In time, Rostigiello became a dear friend and I dedicated my stories to him. My book was copied and translated into many languages. As soon my fame had spread far and wide. अब मार्को पोलो बताते हैं कि उनके द्वारा लिखी हुई एक लौती बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, जो कि उन्होंने अचानक से ही लिख दी थी। और वेनिस लौटने के कुछ सालों बाद तक उन्होंने जो है एक सिपाही के रूप में काम किया और एक युद्ध में भी उन्होंने काम किया जो कि जिनेवा के अगेंस्ट थी, जिनेवा के विरुद्ध में थी। इस चलते जो है उन्हें काफ़ी टाइम जेल में भी कैद किया गया और जेल में जिसके साथ वो रहते थे वे एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट थे जिनका नाम था रोस्टिजिलियो। और रोस्टिजिलियो जो है बहुत कम समय में ही उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए और उन्होंने, मार्को पोलो ने अपनी किताब में जितनी भी कहानियाँ लिखी थी वे सब उन्होंने रोस्टिजिलियो को ही समर्पित कर दी। और उनकी जो ये किताब है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो बहुत फेमस हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई और इसको कई भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया। और ये जो बुक है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो ये बहुत दूर दूर तक फेमस हुई। दैट्स ऑल फॉर टुडे।